अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान के साथ हालिया अस्करी तनाज़े ने दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिशमंद भारतीय रियासत को कई अंदरूनी और बैरूनी तनाज़ात में धकेल दिया है, जिसमें सबसे अहम तनाज़ा अमरीकी मुदाखलत से होने वाली जंगबंदी है, जिसे कांग्रेस नरेंद्र का सरेंडर करार दे रही है। मोदी हुकूमत के सदर ट्रंप के दावों को मानने से इनकार और खुद वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी के दौरान भारतीय मौक़िफ़ को अब एक और बड़ा धचका लगा है। भारत के अहम तरीन इत्तेहादी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस ने सदर ट्रंप के दावे की तौसीक कर दी है। रूसी सदर के दफ्तर के बयान के मुताबिक कल सदर ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान 70 मिनट तक जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से सदर पुतिन के मुशीर यूरी उशाकोफ ने बताया कि गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वस्ता के साथ साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसल्लह तनाज़े को भी डिस्कस किया गया, जिसे सदर ट्रंप की ज़ाती मुदाखलत से रोका गया था। सदर ट्रंप मुसलसल यही दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर उन्होंने करवाया, जिसकी अब रूस भी तौसीक कर रहा है। और इस दावे की वजह से भारत में वज़ीर आज़म मोदी के लिए गैर मामूली सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ भारत को सरेंडर करवाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज कांग्रेस ने नरेंद्र सरेंडर के बयानिए को आगे बढ़ाते हुए अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्रंप की इलेक्शन कैप की एक तस्वीर शेयर की है और उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह नरेंद्र का सरेंडर लिखवा दिया है। और कांग्रेस की वज़ीर आज़म मोदी पर इस बढ़ती हुई तनकीद के जवाब में बीजेपी कांग्रेस और गांधी खानदान की पूरी सियासत पर ही सवाल उठा रही है और कह रही है कि कांग्रेस ने हर मौके पर सरेंडर किया। बीजेपी जगत नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी को मुखातिब करते हुए लिखा कि राहुल गांधी, आपने सरेंडर किया होगा, आपकी पार्टी ने सरेंडर किया होगा, आपकी क़यादत ने सरेंडर किया होगा, क्योंकि आपकी तारीख यही रही है। सरेंडर कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी और आपके डीएनए में है। साथ ही बीजेपी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से वीडियो शेयर की और 1971 की जंग के बाद के वाक़यात का हवाला देकर इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने शिमला मुआहिदा करके सरेंडर किया था। इसी तरह भारत में मोदी हुकूमत की खारजा और सिफारती पॉलिसी भी सवालात की जद में है और ये तनकीद बढ़ रही है कि भारतीय सिफारती वफूद बैरून मुल्क दौरों के दौरान डिप्लोमेसी के बजाय मज़े कर रहे हैं। सिफारती मुहाज पर भारत को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। भारत ने सिफारती तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जितने एक्शन लेने की कोशिश की वो सब नाकाम हो गए। भारत ने पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान को IMF की किस्त मिल गई। भारतीय मुखालफत के बावजूद एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को $800 मिलियन का कर्ज मिल गया। साथ ही पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की तालिबान पर पाबंदियों से मुताल्लिक कमेटी का चेयरमैन और अक़वाम मुत्तहिदा की काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया। भारत में ये तनकीद भी हो रही है कि रूस तक ने भारत के लिए सर्द मेहरी दिखाई। पाकिस्तानी वफ़द जब रूस पहुंचा तो रूसी वज़ीर ख़ारजा ने उस वफ़द से मुलाकात की, मगर भारतीय वफ़द की रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा से ही मुलाकात हुई। इसी तरह ये तनकीद भी हो रही है कि शशि थरूर न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ भारतीयों से मुलाकातें करने में मसरूफ़ रहे और भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और PTI से उन्होंने बात की, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की और सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान से मुलाकातें की। कांग्रेस ने पाकिस्तान की हालिया कामयाबियों को गिनवाते हुए कहा है कि यही होता है जब मुल्क की फॉरेन पॉलिसी एक शख्स की अना तक महदूद कर दी जाए। इसी तरह कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान दुनिया में हीरो बनकर घूम रहा है। क्या ये हमारी नाकामी नहीं है? पाकिस्तान जो हीरो बना घूम रहा है दुनिया में, ये हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। हम IMF का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का IMF का लोन रुकवाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ADB के चेयरमैन से मिलते हैं 1 जून को, ADB 3 जून को IMF को $800 मिलियन का लोन देता है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है और हमारा कोई प्रभाव वहां नहीं चल रहा है। बिलावल भुट्टो क्या मुंह लेके ये पाकिस्तान से जाते हैं अमेरिका, वहां पर इनको स्वागत किया जा रहा है और ये वहां पर खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ UN में जहर उगल रहा है। कहां है हमारा प्रभाव? और अंतिम बात, 27 मई को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है। 28 मई को खबर आती है कि 19 साल का पाकिस्तान पर जो वीजा का बैन था वो उठा लिया गया। ये हमारी विफलता नहीं है। हाँ। ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूं। लंबी फहरिस्त है सरेंडर की। वज़ीर आज़म मोदी पर पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ ना करने का इल्ज़ाम लग रहा है जो उनके बस में भी नहीं था, और बीजेपी कांग्रेस पर जवाबन वो इल्ज़ाम लगा रही है जो खुद तारीखी भारतीय बयानिए के खिलाफ है। ताहम एक नाकामी वाज़े नजर आ रही है। मोदी हुकूमत ने पार्लिमानी अरकान पर मुश्तमिल 7 वफूद मुख्तलिफ ममालिक में भेजे, जिनमें से कुछ वफूद भारत वापस पहुंच गए हैं
और वो वजीर खारजा जयशंकर को अपने दौरों के हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन भारतीय ओपोजिशन और भारतीय वफूद के इन दौरों को नाकाम करार दे रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि गैर मामूली तौर पर लो प्रोफाइल रखने वाले वजीर खारजा जयशंकर भारत वापस आने वाले कुछ वफूद से मिल रहे हैं। उम्मीद है कि इस हवाले से दयानतदाराना तज्जिया होगा कि असल में क्या हासिल हुआ, न कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। काबिल एतमाद रिपोर्ट्स हैं कि बाज़ मुमालिक में सिफारती वफूद का इस्तकबाल खासा सर्द महरी का शिकार रहा और जिन सियासी शख्सियात से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात हुई है उनकी सियासी हैसियत भी कम थी। साथ ही इस कौमी अहमियत के मिशन के दौरान अरकान पार्लियामेंट की फजूल सरगर्मियों की वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ रही हैं। दूसरी जानिब 6 और 7 मई की रात से 10 मई तक 4 दिन जारी रहने वाले पाक भारत अस्करी तसादुम के दौरान भारतीय मीडिया ने जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की थी और झूठी खबरें फैलाई थी, उससे भी दुनिया में भारत का इमेज खराब हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें तफसीलात सामने लाई गई हैं कि पाक भारत तनाज़े के दौरान भारतीय चैनल्स के न्यूज़ रूम्स में मिस इन्फॉर्मेशन का गलबा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई की आधी रात के कुछ ही देर बाद एक भारतीय सहाफ़ी को भारत के सरकारी नशरियाती इदारे प्रसार भारती की जानिब से व्हाट्सएप पर एक पैगाम मौसूल हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और फौजी बगावत पाकिस्तान में जारी है। कुछ ही मिनट्स में इस सहाफ़ी ने यह मालूमात एक्स पर पोस्ट कर दी और दूसरे सहाफ़ियों ने भी ऐसा ही किया। जल्द ही यह खबर बड़े भारतीय टीवी चैनल्स पर छा गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, मगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुकम्मल तौर पर गलत थी। पाकिस्तान में कोई फौजी बगावत नहीं हुई थी। ये वाक़या इस बात की एक नुमाया मिसाल था कि किस तरह झूठ और गुमराह कुन मालूमात भारतीय न्यूज़ रूम्स पर छा गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन पोस्ट ने बाअसर भारतीय न्यूज़ नेटवर्क्स के 2 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों के साथ साथ मौजूदा और साबका सरकारी हुक्काम से भी बात की ताकि ये समझा जा सके कि किस तरह भारत का मालूमाती निज़ाम झूठी खबरों से भर गया था और एक नाजुक मौके पर अवामी सोच को किस तरह मुतासिर किया जा रहा था। भारतीय सहाफ़ियों ने वॉशिंगटन पोस्ट से अपने और इदारे का नाम जाहिर न करने की शर्त पर गुफ्तगू की क्योंकि उन्हें रद्द अमल का खौफ था, जबकि ज़्यादातर सरकारी एहलकारों ने भी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त रखी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा निरुपमा राव ने बताया कि जब हर रात कशीदगी बढ़ रही थी तो चंद ही ऑफिशियल्स को आगे किया गया जो ये बता रहे थे कि क्या हो रहा है और इस खला को टीवी न्यूज़ कास्ट ने हाइपर नेशनलिज्म में तसव्वुराती फतह के दावों के जरिए पुर कर दिया और एक पैरेलल रियलिटी खड़ी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टाइम्स नाउ ने कह दिया कि भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। टीवी 9 ने आवाम को यह बता दिया कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने सरेंडर कर दिया है। भारत समाचार ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तानी वजीर आजम बंकर में छुपे हुए हैं। इन समेत जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ और एनडीटीवी ने बार बार यह दावा कर दिया कि पाकिस्तान के बड़े शहरों को तबाह कर दिया गया है और इन झूठे दावों को सपोर्ट करने के लिए भारतीय टीवी चैनल्स ने गजा, सूडान, फिलाडेल्फिया के एक तैयारा हादसे और यहां तक के वीडियो गेम से ली गई वीडियोस तक नशर कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से मौक़िफ़ मांगने की दरख्वास्त पर इनमें से किसी चैनल ने कोई जवाब ही नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया क्रिटिक मनीषा पांडे का कहना है कि एक दहाई से टीवी चैनल्स का एक हिस्सा जो कर रहा है ये उसकी खतरनाक तरीन शक्ल थी, जो बगैर किसी निगरानी के काम कर रहा है और मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया दुनिया के सबसे वसी और लिसानी तौर पर डाइवर्स मीडिया में से एक है। 900 टीवी चैनल्स हर शाम भारत के शहरों और कस्बों में लाखों नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, जबकि अखबारात अब भी देही इलाकों में वसी रसाई रखते हैं। कई दहाइयों से मुल्क के आज़ाद प्रेस ने हुकूमती करप्शन और मुक़तदरा को जवाबदेह ठहराने में अहम किरदार अदा किया है। ताहम गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान ख़ासतौर पर टेलीविज़न न्यूज़ में ये आज़ादी कमज़ोर हो गई है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत के चंद बड़े चैनल्स अब मामूल के मुताबिक हुकूमत के बयानिए को दोहराते हैं। या तो ये हुक्मरान जमात बीजेपी के साथ नज़रियाती हम आहंगी की वजह से हो रहा है या रियासत के दबाव के नतीजे में हो रहा है, जो सहाफ़ियों पर दहशतगर्दी, बगावत और हत्या इज़्ज़त जैसे कवानीन के तहत मुकदमे दायर कर रही है और साथ ही तनकीदी आवाज़ों को खामोश करने के लिए रेगुलेटरी धमकियों और टैक्स तहकीकात का सहारा भी ले रही है। मनीषा पांडे इस तब्दीली को मौका परस्ती से भी मंसूब करती हैं। उनका कहना है कि इनमें से ज़्यादातर एंकर्स करियर मूव के तौर पर ऐसा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक मारूफ अंग्रेज़ी अखबार के सहाफ़ी ने न्यूज़ रूम्स में फैक्ट चेकिंग ना होने का शिकवा करते हुए कहा कि सहाफ़त
अब व्हाट्सएप पर आने वाले पैगामात बन गई है जो किसी की तरफ से भी आए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 8 मई की रात 12 बजे से कुछ पहले एक बड़े हिंदी चैनल के सहाफी ने जराए का हवाला देके एक व्हाट्सएप के जरिए अपने साथियों को पैगाम भेजा कि भारतीय नेवी किसी भी वक्त हमला कर सकती है। एक और स्टाफ मेंबर ने मुख्तसरन जवाब दिया कि कराची, लेकिन किसी जराए या तफसील का जिक्र नहीं किया। और फिर चंद मिनटों के अंदर चैनल ने झूठी खबर नशर कर दी कि भारतीय नेवी ने कराची की बंदरगाह पर हमला कर दिया है। इसी नेटवर्क के एक मुलाजिम का कहना था कि चैनल्स को बुरे फिक्शन राइटर्स ने टेक ओवर कर लिया है। एक और न्यूज रूम के सहाफी ने बताया कि उनके चैनल ने यह खबर भारतीय नेवी और एयरफोर्स से तस्दीक के बाद नशर की थी। ताहम भारत की अफवाज ने इस हवाले से तबसरा करने की वॉशिंगटन पोस्ट की दरख्वास्त का कोई जवाब ही नहीं दिया। ताहम दीगर सहाफियों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने यह खबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो बीजेपी से करीबी वाबस्तगी रखते हैं या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स की पोस्ट की बुनियाद पर नशर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत टुडे की मशहूर एंकर श्वेता सिंह ने ऑन एयर बताया कि कराची 1971 के बाद अपनी सबसे भयानक रात देख रहा है। भारतीय हमला पाकिस्तान को मुकम्मल खत्म कर देगा, मगर वॉशिंगटन पोस्ट को उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया। इसके अलावा 9 मई को सुबह 8 बजे कराची पोर्ट ट्रस्ट ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि कराची पोर्ट पर कोई हमला नहीं हुआ है, मगर कुछ भारतीय अखबारात ने फ्रंट पेज पर कराची पोर्ट पर हमले की खबर शाया कर दी थी। जब ये गलत रिपोर्ट्स भारतीय चैनल्स पर गूंज रही थी तो रिटायर्ड फौजी अफसरान पैनल डिस्कशन में उन पर वजन डालते रहे। इस पूरे मंजरनामे पर रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय नेवी के एक अफसर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से छोड़ा गया मालूमात का खला टीवी एंकर्स ने पुर कर दिया और हम इन किरदारों से इंफॉर्मेशन वॉर हार चुके हैं। ताहम सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन से भारत को फायदा हुआ और इसका मकसद ये हो सकता था कि दुश्मन को जितना हो सके कंफ्यूज किया जा सके। बाज़ औक़ात आपकी अपनी ऑडियंस कोलैटरल होती है, यानी उसे भी नुकसान होता है, मगर ये मकसद ऐसे ही पूरा होता है। साथ ही भारतीय मीडिया में गलत खबरों पर चंद माजरतें भी सामने आईं। एक ऐसे ही एतराफ़ में न्यूज़ चैनल आज तक की एंकर ने कहा कि हमारी मुकम्मल एहतियात के बावजूद कुछ खबरें दुरुस्त नहीं थीं, इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। मगर कुछ सहाफ़ी मज़ीद झूठ फैलाने में लगे रहे। जैसा कि टाइम्स नाउ के एंकर सुशांत सिन्हा ने कहा कि भारतीय टैंक पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने भी अपनी मनगढ़ंत खबरें फैलाईं कि भारत ने अफगानिस्तान पर बमबारी की है और पाकिस्तान ने भारत के फौजी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। इनमें से कुछ झूठे दावे सरकारी सतह पर किए गए, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किए गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया और एक क्लिप दिखाया गया भारतीय न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का, जिसमें एक जुमला एडिट करके हटाया गया था। पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग ने वॉशिंगटन पोस्ट को अपना बयान दिया और उसमें कहा कि हम इन मालूमात और प्रेस रिलीज पर कायम हैं जो हमारे दस्तयाब तस्दीक शुदा इंटेलिजेंस और डिजिटल शवाहिद पर मबनी थीं। आलमी मीडिया में भारतीय मीडिया को झूठी खबरों पर शर्मिंदगी का सामना है, मगर कोई भारतीय चैनल या ऑफिशियल मौक़िफ़ देने को भी तैयार नहीं है। और यह बात साबित कर रही है कि भारतीय मीडिया पर रियासती कंट्रोल खुद भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी एम्बैरेसमेंट बन गया है। इसलिए यहाँ ये सबक मिलता है कि आज़ाद मीडिया ही रियासती मफाद में होता है। अगर वो रियासती या हुकूमती कंट्रोल में आ जाए तो इसकी आलमी सतह पर क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और नतीजतन उस मुल्क की क्रेडिबिलिटी को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। देखिए कैसे भारतीय न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान पर हमलों, कराची, लाहौर को तबाह करने की झूठी खबरें फैला रहे थे और उनके तज्ज़ियाकार कैसे इन झूठी खबरों पर जश्न मनाकर भारतीय अवाम को गुमराह कर रहे थे। और यही वजह थी कि पाक भारत अस्करी तसादुम के दौरान भारतीय अवाम न्यूज़ चैनल्स देखने के बजाय IPL के पुराने मैचेस देख रहे थे। तो ये देखिए खबर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टीवी न्यूज़ से दूरी, वॉर वीक में भी दर्शकों के लिए तरसे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाले हफ्ते में भी टीवी न्यूज़ चैनलों की व्यूअरशिप में खास इजाफा नहीं हुआ। बार्क इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 7 से 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देश की बड़ी आबादी IPL से जुड़ी रही। सोचिए वो लोग IPL देखने में ज़्यादा मशरूफ थे। 8 मई को IPL का धर्मशाला में चल रहा मैच भारत पाक सैन्य संघर्ष के कारण बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बावजूद IPL की व्यूअरशिप में गिरावट नहीं आई, क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग न्यूज़ चैनल्स भी क्यों देखें, क्योंकि ये लोग झूठी दिखाने वाले हैं। और यही हुआ भी। सोचिए ऐसे समय पर भी ये लोग व्यूज़ नहीं ले पाए, व्यूअरशिप नहीं ले पाए, ट्रस्ट नहीं गेन कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई की सुबह 10:30 बजे हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल थीं। तब कोई IPL मैच नहीं चल रहा था। इसके बावजूद हिंदी न्यूज़ चैनलों को कुल 3527 AMA ही मिले।
दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 मई को शाम 5:45 से 6:25 के बीच हुई, जिसमें व्यूअरशिप और गिरकर 2148 AMA रह गई। अब आप सोचिए कि हिंदी न्यूज चैनलों से दोगुने दर्शक तो आईपीएल के पुराने मैच देख रहे थे। जब आईपीएल रद्द हो गया तो आईपीएल की व्यूअरशिप क्यों नहीं गिरी और इन लोगों की व्यूअरशिप क्यों गिरती चली गई? सोचिए, लोग आईपीएल के पुराने जो मैच थे वो तक देखने चले गए, उसकी व्यूअरशिप दुगनी हो गई और इन लोगों को देखना पसंद नहीं किया, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है ना, जब एंटरटेनमेंट ही देखना है, क्योंकि न्यूज़ के नाम पे तो एंटरटेनमेंट दिख रहा है, इससे अच्छा जाकर एंटरटेनमेंट ही देख लो। कम से कम जो एंटरटेनमेंट के तौर पर आपको दिख रहा है वो सच तो दिख रहा है। यहाँ तो सच सब कुछ झूठ है और ये साबित भी हुआ। और फिर बोल रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब कि कुछ नहीं हुआ। तुम सिर्फ एक अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग हो और सिर्फ हमारे देश का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए लगे हुए हो। चलते चलिए, देखते चलिए। अगर बोलने लिखने पर इस तरह से FIR होती रहेगी, गिरफ्तारियां होती रहेंगी, तो आप अपनी आंखों का क्या करेंगे जिसका काम देखना ही है? जब सुनना ही नहीं है तो आप अपने कानों का क्या करेंगे जिसका काम सुनना ही है? जब देखना और सुनना ही नहीं है तो इस जुबान का क्या करेंगे जिसका काम बोलना ही है? जब देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, तो आपको लोकतंत्र क्यों चाहिए? क्या करेंगे? आईपीएल का मैच देखने के लिए तो जेल में भी इसका इंतजाम किया जा सकता है। वैसे भी लोग युद्ध का कवरेज नहीं देख रहे थे। रिपोर्ट आई है कि तमाम हिंदी चैनलों के दर्शकों की तुलना में उससे ज्यादा 2 गुना लोग क्रिकेट के पुराने मैच देख रहे थे। क्या लोग राष्ट्रवाद का खेल समझने लगे हैं? पाक भारत कशीदगी अब सिफारती जंग में बदल गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वक्त आज वाशिंगटन में मुलाकातों में मसरूफ रहा, जबकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए यह बयान दिया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहदे की हैसियत अब ख़त्म हो चुकी है। ये सीज़फायर लाने और ये हिंदुस्तान के इक़दाम की वजह से मैं समझता हूँ कि शिमला माहदे की जो एक सेंक्टिटी थी वो ख़त्म हो गई हुई है और तमाम तर जो स्टेटस जो था शिमला माहदे से पहले कि जी के बाईलैटरली मसाइल हल किए जाएँ, जो ये इस तरह के जो उसमें शिकें थी वो अब कोई एप्लीकेबल मुआहदा वो एज ए होल जो है मैं समझता हूँ कि वो इस जंग के बाद जो अभी जो एपिसोड हुआ है उसके बाद जो है ना उसकी कोई वक़्त या कोई कदर कीमत जो है नहीं। हम तो जो वापस रिवर्स कर रहे हैं 1948 की पोजीशन पे जब उस सीज़फायर लाइन थी। मगर दफ्तर ख़ारजा ने वजाहत की है कि शिमला मुआहदा मनसूख नहीं हुआ है अभी तक। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सईद की खबर के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा के सीनियर रोज़ेदार ने बताया कि मुआहदा ताहाल मनसूख नहीं किया गया। अभी तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। भारत के साथ कोई भी 2 तरफ़ा मुआहदा ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फ़ैसला नहीं हुआ। पूरी सूरत पर बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ये फैसला हो गया है, नहीं हुआ है? दफ्तर ख़ारजा कह रहा है ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ या कोई डिस्कशन भी हुई है इस हवाले से या सिर्फ आपकी राय है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अगर आपने जो क्लिप चलाया है इसकी बैकग्राउंड में देखें तो जो मेरी और हामिद मीर साहब की गुफ्तगू हो रही थी उसमें हमने जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का जो कुछ किया है उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये बात चली कि भाई इसकी क्या सूरत रही है इसकी अब 1976 में या 75 में जब हुआ था ये माहदा जो है शिमला माहदा, तो अब तो ये सीज़फायर लाइन कंसिडर होनी चाहिए, कंट्रोल लाइन नहीं रही। और दूसरा जो मैंने कहा कि ये एक कंट्रोल ना, दूसरा मैंने कहा जी कि ये बाईलैटरल जो इसका, तो मैंने जो इंडिया ने जो किया है IWT के साथ सिंध ताश मुआहदा के साथ जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है या उसको कंफ्यूजन में डाला है या हेल्ड इन अबेयंस किया है, मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया कि ये देन द सेम थिंग विल अप्लाई टू जो है शिमला मुआहदा ऑल्सो। शिमला जो पैक्ट है उसको भी फिर उसी तरह वही चीजें अप्लाई करेंगी जो IWT को जो है अप्लाई कर रही हैं।
ये मेरा कमेंट था। जब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जरा वो पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। पाकिस्तान कह रहा है ऐसा कुछ भी किया हम इसको एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, दुनिया को भी इस हवाले से बता रहा है। और पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। जब इंडिया अपना पर्पस बता रहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जब को सस्पेंड करने की, अबेंस करने में डालने की बात करता है तो उनका मकसद है पाकिस्तान का पानी रोकना, उसको ज़्यादा यूटिलाइज करना। हमारा क्या मकसद है अगर हम ये शिमला का मुआहदा ख़त्म हो जाए और सीज फायर बन जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या मकसद हम हासिल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए मैं आपको देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है जो उसको एक नया नाम दिया गया और सीज फायर लाइन जो है उसको उसका नाम खत्म किया गया। ये एक्चुअली जो 48 में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और फिर ये मसला जो यूनाइटेड नेशंस में गया था और वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, ये उसको एम्बिग्युइटी में डाल दिया गया था उस सारी चीज को जो है। इसको कंट्रोल लाइन का जो है नाम दे के, एक नया नाम दे के कि सीज फायर लाइन जो है उसका अब कंट्रोल लाइन किया जाएगा एज इफ देयर वाज नो फायर। तो इसलिए कोई सीज फायर भी नहीं हुई थी और ये यानी कि वो एक किस्म की हिस्ट्री को जो है ना डिलीट करने की अटेम्प्ट हुई थी उस मायदे के जरिए इंडिया ने जो है। क्योंकि हम 71 की हमारी जंग हुई थी, उस जंग में जो है ऑब्वियसली उसका एक ट्रेजिक रिजल्ट निकला हुआ था, मुल्क टूट गया हुआ था, हमारे बहुत से और भी मसाइल थे। और दूसरा जो है उन्होंने कहा कि इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे आप इशू को, इसको बायलैटरली डील किया जाएगा जो भी हमारे मामलात हैं। तो वो भी अटेम्प्ट था कि पाकिस्तान को जो है कि ऑप्शंस जो है या 1948 का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो फैसला या रेजोल्यूशन जो है उसकी जो है उसको एम्बिग्युइटी में डाल देना या उसकी अहमियत जो है उसको कम करना। ये जो मैं बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ शिमला मुआहदे की, उसमें उन चीज़ों को आप कह सकते हैं, मैं आई वोंट गो टू दैट एक्सटेंट, लेकिन उन्होंने इंडिया ने अटेम्प्ट किया था उस मुआहदे के जरिए कि एज इफ इंडिया जो है वो इज नॉट बाउंड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो किया। तो खासा पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ रहा फिर भी कि जी जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, हक़ राय दही इस्तेमाल करने दिया जाए कश्मीरियों को, उन्हें अपना फैसला करने दिया जाए। पाकिस्तान तो अब यहाँ तक तैयार है कि सालिसी का किरदार अगर ट्रम्प करना चाहते हैं तो करें, इंडिया इस बात के लिए राज़ी नहीं है। अगर ये तब्दील हो भी जाए, शिमला मुआहदा ख़त्म भी हो जाए, तब भी पाकिस्तान का स्टैंड तो यही रहेगा ना, या बदल जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है मैं अपनी बात सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका। शिमला मुआहदा जो है वो इंडिया ने फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ एडवांटेज किया था। मैंने आपको उसकी बैकग्राउंड भी बता दी है कि किस वजह से वो उनकी पोजीशन ऑफ एडवांटेज थी। वो उस चीज को जो है हम मीर साहब से बात की है कि अगर सिंध ताश मुआहदा जो है उसके साथ अगर कोई इस किस्म की बातचीत छेड़छाड़ हो सकती है तो हम उसकी छेड़छाड़ वो भी कर सकते हैं। उसको भी वापस जो है, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था एज यू वर्ड। ये जब उर्दू में अभी क्वेश्चन जो है वो नहीं शुरू हुए वो थे फौज में, तो अगर आप पुरानी पोजीशन पे जाना चाहते थे तो आप एज यू वर का जो है कमांड देते थे। तो मैंने उस लफ्ज भी इस्तेमाल किया है कि एज यू वर के प्री शिमला मुआहदा पोजीशन पे हम वापस चले जाएंगे। होगा मगर ख्वाजा साहब सिंबॉलिक ही, वो अमली तौर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, सिंबॉलिक नहीं, उसका अमली तौर पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। देखें वो 1948 की जो सिचुएशन जो है वो अपनी रियलिटी में या अपनी हकीकत में जो है वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। अगर उसके मतलब कोई हिंदुस्तान को कोई कंफ्यूजन है या उन्होंने कंफ्यूजन फैलाया हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा। हमारा स्टैंड जो है वो बिल्कुल जो है रोज़े रोशन की तरह जो है इसके कश्मीर के ऊपर वाज़ेह हो जाएगा। मेरा ये बिल्कुल ज़ाती एनालिसिस है, इसमें कोई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। मैं एक बड़ा अगना सा तालिब इल्म हूँ तारीख का, सियासत का, तो जो मेरा एनालिसिस है वो ये है। और ये मैंने हम मीर साहब ने उस दिन हम दोनों ने एग्री किया इस बात पे, और बाद में ये भी हुआ कि हम दोनों कश्मीरी हैं और ये एक इशू जो है हमें उसके साथ ज़्यादा जज्बाती जो है एक लगाव है इस इशू के साथ। तो ये मैं समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान इस तरह का करता है तो हमें भी अपनी पोजीशन जो है लेवरेज करनी चाहिए इस इशू के ऊपर जो है।
और ख्वाजा साहब इस सारे सिनेरियो में एक डिबेट जी आप वज़ारत ख़ारजा के कमेंट पे कमेंट करना चाह रहे थे। वज़ारत ख़ारजा का इस मेरे बयान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने बयान जो है अपनी ज़ाती हैसियत में दिया है, मैंने कमेंट किया है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मुझसे सवाल किया गया, मैंने अपना ओपिनियन दिया गया और मैं समझता हूँ कि मेरा ओपिनियन जो है बिल्कुल करेक्ट है और आई थिंक दैट शुड बी आवर official or stated position also on this issue. और ख्वाजा साहब आपने अपने पूरे सियासी करियर में, एक तवील सियासी करियर है आपका, मुतादिद आपने हुकूमतें देखी, पाकिस्तान भारत तनाज़ात देखे। एक चीज़ जो भारत में पाकिस्तान का तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा कि जी कश्मीर को, पूरा कश्मीर जो है उसके हवाले से जो है वो भारत का जो कश्मीर है उस पर भी फ़ैसला होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। भारत में इस तरीके से सियासत और क्लेम नहीं होता था कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उस हवाले से, मगर अब नरेंद्र मोदी ने ये बयानिया बाकायदा तौर पर बनाया कि हम जीतेंगे तो ये कश्मीर भी लेंगे और अब ये बयानिया बिल्कुल आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आपको लगता है तनाज़े के से और के हल से बहुत दूर ही चले गए हैं पाकिस्तान और भारत और कोई मुस्तकबिल में इसकी उम्मीद कम है, हालांकि पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है? मेरा अपना ख्याल है कि जो ये दोबारा इशू जो है ना वो इंटरनेशनल सीन के ऊपर बड़ा अच्छी तरह उभर के आया है। जो जब 35 से और 370 वाली बात हुई है उसके बाद एक किस्म का कश्मीर का ये जो इशू है या कश्मीरियों की जो भी जद्दोजहद थी उसको हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से दफन कर दिया हुआ था। हमारा भी रिस्पांस जो है उसमें जो है वो मजाक ही था जो हमारा उस वक्त जो रिस्पांस के जी आप आधे घंटे के लिए खड़े हो जाएं, धूप में खड़े हो जाएं और एक बोर्ड लगा दें कि इतने दिन गुजर गए हैं श्रीनगर के बाद इस्लामाबाद में, और जो बयान जो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जो दिया था दैट वाज ए जोक, कश्मीरियों के साथ मजाक के मुतरादिफ था। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी पोजीशन जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर जो है वो एडवांटेज हमें मिला है। जिस तरह टेनिस में आप खेलें ना तो एक एडवांटेज मिलता है, फिर आपको एडवांटेज के तहत जो पॉइंट आप लेते हैं, आई डोंट वांट टू, मैं उससे डिस्कशन में गेम जीत जाते हैं एडवांटेज की वजह। वो एडवांटेज जो है ना, जिस तरह टेनिस वाला एडवांटेज है, मैं समझता हूँ कि एडवांटेज हमें ट्रांसफर हो गया है। पहले ये एडवांटेज जो था ना इंडिया के हाथ में था, ये हमें ट्रांसफर हो गया और वी कैन स्कोर ए पॉइंट नाउ। यानी इतना बड़ा आप कह रहे तनाज़े से फायदा हुआ है कि उनके एडवांटेज से हम ड्यूस पे भी नहीं गए, डायरेक्ट हमारे एडवांटेज में आ गए हम। जी बिल्कुल, मैं दिस इज हाउ आई रीड द सिचुएशन और मैंने उसी के रूब्रिक किया कि अगर किसी स्टेज के ऊपर जो है वो पुश करता है अपनी, और वो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेट मी ये भी मैं आपको बता दूं, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके तहत जो है इस वक्त चिनाब में डेली जो है मैं तकरीबन चेक कर रहा हूँ पानी जो है। मैं छुट्टी वाले दिन में नहर पे मैंने खुद भी जाना होता है, वो मेरी एक वीडियो भी चढ़ी हुई है उस सिलसिले में। तो एक दिन 6000 क्यूसिक पानी आ रहा होता है चिनाब के अंदर, दूसरे जो है 25000 भेज देते हैं, वो तीसरे दिन 30000 भेज देते हैं, उसके बाद फिर जो है 4000 पे चला जाता है। ये वो पिछले 15-20 दिन से कॉन्टिन्यूसली ये फ्लक्चुएशन हो रही है उधर से पानी की। और बारिशें आने वाली हैं, बारिशों में डेफिनेटली वहाँ पे पानी जो है ज़्यादा आएगा, वो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा पानी भेजेंगे और उससे कोई ख़तरे वाली सिचुएशन भी जो है वो अराइज हो सकती है। और जो ऑफ सीजन होगा उसमें जो है वो पानी की किल्लत भी पैदा हो सकती है। आज एक बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई है वाटर स्टोरेजेस के हवाले से और वाटर कंजर्वेशन के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको चेयर किया हुआ है उस मीटिंग को। उस मीटिंग में सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर थे, आज़ाद कश्मीर के भी वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान भी थे, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे, और बड़ी सैर हासिल इस इशू के ऊपर बहस हुई है, ये पानी वाले इशू के ऊपर। और मैं फिर दोबारा जो आपने सवाल किया है मैं उसकी तरफ आऊँगा। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो पोजीशन जो है उसमें हमें एडवांटेज मिला है और इंडिया ने ना सिर्फ जंग हारी है बल्कि मैं समझता हूँ कि कश्मीर के ऊपर जो भी उन्होंने कोई अच्छा बुरा जो भी एक स्टैंड लिया हुआ था या शिमला मुआहदे की सूरत में हमारा स्टैंड जो कमज़ोर हुआ था वो रिवर्स हो गया। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब की गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
यूक्रेन की जानिब से रूस के अहम एयर बेसिस पर गैर मामूली ड्रोन हमलों के बाद रूस की तरफ से मुमकिन जवाबी कार्रवाई के खदशात बढ़ते जा रहे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश में भी इजाफा हो गया है। कल अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान तकरीबन 1.25 घंटे की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू से मुताल्लिक सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेरी अभी रूस के सदर पुतिन से 1 घंटा 15 मिनट टेलीफोन पर बात हुई। हमने रूस पर यूक्रेन के हमलों के हवाले से गुफ्तगू की, इसके अलावा भी दीगर हमलों पर बात की जो दोनों इतराफ से हो रहे हैं। ये एक अच्छी गुफ्तगू थी, मगर ये एक ऐसी गुफ्तगू नहीं थी जिससे फौरी तौर पर अमन कायम हो सके। सदर पुतिन ने बहुत सख्त अंदाज में कहा है कि वो रूसी फिजाई अड्डों पर यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देने पर मजबूर होंगे। हमने ईरान पर भी गुफ्तगू की और इस हकीकत पर बात की कि न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से ईरान के पास फैसले का वक्त खत्म होता जा रहा है और यह फैसला ईरान को फौरी तौर पर कर लेना चाहिए। मैंने सदर पुतिन को बताया कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते और मेरा ख्याल है कि इस बात पर हम दोनों का इत्तेफाक था। सदर पुतिन ने मुझे ये तजवीज़ दी कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे और शायद वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ईरान अपने फैसले में सुस्ती कर रहा है और उसे बहुत थोड़े से वक्त में हतमी जवाब देना होगा। वाज़ेह रहे कि इतवार को यूक्रेन ने रूस पर एक गैर मामूली ड्रोन हमला कर दिया था जिसमें उसने रूस के अंदर तकरीबन 4,500 किलोमीटर तक अंदर जाकर रूस के 5 अहम एयर बेसिस में तकरीबन 41 स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों को तबाह करने का दावा किया था। हमले के बाद यूक्रेन ने मुतादिद ड्रोन वीडियोस भी जारी की थी जिनमें रूसी तैयारों को जलते हुए देखा जा सकता है, जबकि यूक्रेन ने अब इस हमले की 4 मिनट से ज़ायद की एक नई वीडियो भी रिलीज़ कर दी है जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन के इनके खुद कुछ ड्रोन्स जो यूक्रेन ने खुफिया तौर पर रूस में स्मगल किए थे, रूस के अहम बेसिस पर मौजूद अहम तैयारों के बिल्कुल ऊपर परवाज़ करके वीडियो बना रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर वीडियो में ये भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये ड्रोन्स किस कदर करीब से रूसी तैयारों के पास से गुजर रहे हैं। एक मकाम पर एक ड्रोन रूसी तैयारे के मरकजी ढांचे के नीचे से उड़ता हुआ जाता है और इस दौरान इन तैयारों के नीचे नस्ब मिसाइल भी देखे जा सकते हैं। आप वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि इन तैयारों के ऊपर रबड़ के टायर रखे हुए हैं। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि ये टायर शायद तैयारों पर हमलों से बचाने के लिए रखे गए हैं। वीडियो में रूस के अहम Tu-95 और Tu-22M3 बमबार समेत A-50 तैयारे भी देखे जा सकते हैं जो रूस का एक फिजाई निगरानी और इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम वाला तैयारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के पास ऐसे तैयारों की तादाद निहायत कम है और 1 साल पहले तक ये इतलात थी कि रूस के पास सिर्फ 6 A-50 तैयारे मौजूद हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसे इन हमलों की मनसूबाबंदी में तकरीबन 1.5 साल लगा, जबकि इन हमलों में AI का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने रूस के अंदर 4,500 किलोमीटर की गहराई तक जाकर कैसे ये गैर मामूली ड्रोन स्ट्राइक्स की, इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट में आम तफसीलात बताई गई। दुनिया में पहली बार यूक्रेन ने मसनूई जहानत वाले ड्रोन इस्तेमाल करके रूस के बमबार तैयारों की शनाख्त की और उन पर हमले किए। इन ड्रोन्स ने रूस के अंदर मौजूद हवाई अड्डों पर हमले किए और रूस के तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों के बेड़े का 1/3 हिस्सा तबाह या नाकारा कर दिया। ये मंसूबा, जिसे ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब का नाम दिया गया, यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने बनाया था, जिसका मकसद था कि रूस के ज्यादा से ज्यादा बमबार तैयारे तबाह किए जाएं। Tu-22 बैकफायर, Tu-95 बेयर और Tu-160 ब्लैक जैक जैसे तैयारे यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल हमलों के लिए बार बार इस्तेमाल हो रहे थे। 2023 के आखिर में यूक्रेन ने एक मंसूबा बनाया कि AI सॉफ्टवेयर को मुसल्लह ड्रोन्स में लगाया जाए जो मखसूस रूसी तैयारों, खास तौर पर बमबार और इब्तिदाई वार्निंग देने वाले तैयारों की शनाख्त कर सके। यूक्रेन के म्यूजियम्स में ये पुराने रूसी तैयारे मौजूद थे और AI को तरबियत दी गई कि वो इन तैयारों के मखसूस साइज और साख्त को पहचान सके। जब सही वक्त आया तो 117 मुसल्लह ड्रोन्स को रूस के अंदर खुफिया तौर पर ट्रकों की छतों में छुपाकर स्मगल किया गया। इन ट्रकों के ड्राइवरों को कुछ नहीं बताया गया, बस इंतजार करने का कहा गया। फिर इन ड्रोन्स को रिमोट कंट्रोल के जरिए छोड़ा गया जो सीधे हवाई अड्डों की तरफ गए जहां बमबार तैयारे खड़े थे। यूक्रेन के मुताबिक ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा कामयाब रहा। ड्रोन से 41 रूसी तैयारे तबाह या बुरी तरह मुतासिर हुए, यानी रूस के बमबार तैयारों का 1/3 हिस्सा नाकारा हो गया। ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि ये तैयारे बहुत महंगे होते हैं। चंद हजार डॉलर्स के ड्रोन्स ने $7 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। रूस अब Tu-95 बेयर और Tu-22 बैकफायर तैयारे बनाता ही नहीं है।
इनके पुर्जे भी दस्तयाब नहीं हैं और इन्हें दोबारा बनाना भी मुमकिन नहीं है। TU-160 ब्लैक जैक तैयारा अब भी थोड़ी तादाद में बनाया जा रहा है, लेकिन रूस को अपने तबाहशुदा तैयारों को दोबारा बनाने में कई साल लगेंगे। ये तैयारे रूस के पेट्रोलिंग और वार्निंग निज़ाम समेत उसकी न्यूक्लियर ताकत का अहम हिस्सा थे। यूक्रेन ने यह भी दिखा दिया कि वो रूस के अंदर बहुत गहराई तक हमला कर सकता है। मुर्मांस्क में वाक़ ओलेनिया एयरबेस यूक्रेन से 1800 किलोमीटर दूर है, जबकि बिलाया एयरबेस तो 4300 किलोमीटर दूर है और रूसी फजाइया समझती थी कि वो यहाँ यूक्रेनी हमलों से महफूज है, मगर वो गलत थे। मगरबी ममालिक की मदद से हासिल की गई इंटेलिजेंस यूक्रेन के इस ऑपरेशन के लिए काफ़ी अहम थी। रूस ने अपने तैयारे इधर उधर मुंतकिल करने की कोशिश की ताकि यूक्रेनी सिक्योरिटी एजेंसी को धोखा दिया जा सके, मगर वो यकीनी तौर पर नाकाम रहा। ये नई किस्म की जंग है जो AI से चलने वाले ड्रोन्स पर मबनी है और ये जंग के अंदाज में एक नई तब्दीली है। ये चीज़ मुस्तकबिल की जंगों के लिए एक नई मिसाल कायम करती है, जहाँ ड्रोन्स को टैंक्स, मखसूस फौजी यूनिफॉर्म्स, मोर्चों और आर्टिलरी पोजीशंस की शनाख्त की तरबियत दी जाएगी। इससे एक तशवीश ये है कि दूर बैठकर भेजे जाने वाले ये तरबियत याफ्ता AI ड्रोन्स, जिन्हें मखसूस शनाख्त की तरबियत दी गई हो, अब कातिलों के हथियार भी बन सकते हैं। यूक्रेन ने इस हमले के बाद दावा किया कि उसने रूस के कुल 120 स्ट्रेटेजिक तैयारों में से तकरीबन 41 तैयारों को या तो तबाह कर दिया है या फिर उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया है और इससे रूस को तकरीबन $7 अरब का नुकसान पहुंचा है। जबकि रूस का कहना है कि उसके कुछ तैयारों को हमलों में नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। इन दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। ताहम रॉयटर्स के मुताबिक मुतादिद अमरीकी अहदेदारों ने बताया है कि यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमले में तकरीबन 20 रूसी जंगी तैयारे मुतासिर हुए, जिनमें से 10 तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इसी तरह एसोसिएटेड प्रेस ने सैटेलाइट तस्वीर का तज्जिया किया है, जिनसे मालूम होता है कि रूस के बेलाया एयरबेस में 7 बमबार तैयारे तबाह हो चुके हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि एयरबेस पर तैयारों के मलबे और जले हुए हिस्से मौजूद हैं। ये एयरबेस रूस के तवील फासले तक मार करने वाले बमबार तैयारों का एक अहम मरकज़ है। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक बेलाया एयरबेस में रूस के कम अज़ कम 3 TU-95 बमबार तैयारे और 4 TU-22M3 बमबार तैयारे तबाह हो चुके हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गजा में इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और अहम मगरबी ममालिक समेत दुनिया भर से इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ रहा है। ताहम अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की कोशिश को वीटो कर दिया है। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एक ऐसी करारदाद को वीटो कर दिया है जिसमें गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। बुध के दिन होने वाली वोटिंग में पाकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन समेत 14 ममालिक ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। ताहम सिर्फ अमेरिका ने इसके खिलाफ वोट देकर इस करारदाद को वीटो कर दिया। इस करारदाद पर किसी भी मुल्क ने वोट देने से एब्सटेन नहीं किया है। अमेरिका की जानिब से ये वीटो ऐसे वक्त में सामने आया है जब गजा में इसराइली जारियत की वजह से इंसानी बहरान शदीद होता जा रहा है। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला पूरी शिद्दत के साथ जारी है और आज भी कम अज़ कम 38 फ़लस्तीनी इन हमलों में शहीद हो गए हैं। जबकि आज इसराइली फोर्सेज ने एक बार फिर गजा के अल अहली अस्पताल पर हमला कर दिया है और इस हमले में गजा के 3 सहाफ़ियों समेत कम अज़ कम 23 अफराद शहीद हो चुके हैं। सारी सूरत हाल में गजा में इमदाद की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। इसराइल ने 3 माह की इमदादी नाकाबंदी के बाद इमदाद की तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों के बजाय अपनी हिमायत याफ्ता एक तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जरिए शुरू कर दी थी। ताहम इस दौरान इमदाद लेने के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से फायरिंग के वाक़यात सामने आए और सिर्फ 8 दिनों के दौरान इन इमदादी मराकज़ के करीब 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली गोलियों का निशाना बने, जिसके बाद अब गुज़िश्ता 2 दिनों से गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने भी गजा में इमदाद की तकसीम मुअत्तल कर दी है। इस सारी सूरत हाल में गजा के लोग भूख और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं, जहाँ एक तरफ इसराइली फायरिंग से मौत है तो दूसरी तरफ वो भूख से मर रहे हैं। इस सूरत हाल पर BBC ने एक रिपोर्ट बनाई। खुराक हासिल करने का सफ़र एक बार फिर ज़ख्मियों और अमवात पर ख़त्म हुआ। लोग इमदाद हासिल करने के लिए सुबह सवेरे से इसराइल की ज़ेरे निगरानी चलने वाले एक नए इमदादी मरकज़ पर जमा हो चुके थे। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने उन पर फायरिंग की। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि उसने गोलियां चलाईं, लेकिन सिर्फ उन चंद अफराद पर जो वार्निंग शॉट्स के बावजूद पीछे नहीं हटे। मगर ज़मीनी सूरत हाल कुछ और ही कहानी सुनाती है। करीबी अस्पताल ज़ख्मियों से भर गया था। एक गैर मुल्की डॉक्टर ने कहा कि ये कत्ले आम है। ये तस्वीर उन अफराद की लाशों की हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस फायरिंग में मारे गए। इनकी फिल्मबंदी मकामी सहाफियों ने की। मरने वालों में ज्यादातर मर्द थे, मगर कम से कम एक औरत भी शामिल थी। एक और खानदान अपनी माँ के गम में निढाल, जो उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। मेरी माँ भूख की वजह से गई क्योंकि हम भूखे थे। हमें 1 हफ्ते से रोटी नहीं मिली। उन्होंने हमसे सबसे प्यारी चीज छीन ली। उन्होंने हमसे सबसे प्यारे लोग छीन लिए।
मेरी माँ और मेरे भाई को छीन लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फ़लस्तीनियों के सामने दो ही रास्ते हैं, कहत से मरना या मारे जाना। भूख ने हमें मार दिया है, भूख ने हमें ज़िबाह कर दिया है। ए दुनिया वालों, हम पर रहम करो, बूढ़ी औरतों के लिए, बेवाओं के लिए, बच्चों के लिए। ये मंजर सिर्फ 2 दिन पुराना है। वही अस्पताल, वही तबाही, वही मकाम। खुराक की इमदाद उठाए लोग लाशों के पास से गुजर रहे थे। इसराइल ने फायरिंग की तरदीद की, लेकिन कई ऐनी शाहिदीन ने इसके बरक्स गवाही दी। ये इमदादी मरकज़ गज़ा जंग की फ्रंट लाइन की लकीर के पीछे वाक़ है। वहाँ पहुँचने के लिए फ़लस्तीनियों को एक फ़ौजी जोन से गुजरना पड़ता है। हफ्ते के रोज़ मरकज़ के मुंतज़मीन की जानिब से जारी की गई वीडियो में इमदाद की तकसीम में अफरा तफरी का मंजर दिखाया गया। ये एक इंतहाई गैर मुस्तहकम सूरत हाल है, एक न थमने वाली बका की जंग के दरमियान। गज़ा में जारी इस अलमिया के खात्मे के लिए अब दुनिया भर से इंसानी हुकूक के कारकुन भी अपनी कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। इतवार को स्वीडन की मारूफ माहौलियाती और इंसानी हुकूक की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 12 आलमी रज़ाकारों ने इटली से गज़ा के लिए एक जहाज़ पर सफ़र शुरू किया। इस सफ़र का मकसद इसराइल की नाकाबंदी को ख़त्म करके गज़ा में इंसानी इमदाद पहुँचाना है। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन नामी तंजीम की जानिब से गज़ा रवाना किए गए इस बहरी जहाज़ का नाम मेडलिन है और इसमें गज़ा के लोगों के लिए खुराक और अद्वियात समेत दीगर इमदादी सामान ले जाया जा रहा है। जहाज़ मुमकिन तौर पर 7 जून को गज़ा पहुँचेगा। वाज़ेह है कि 1 माह पहले भी इस तंजीम ने इसी तरह का एक इमदादी जहाज़ गज़ा पहुँचाने के लिए रवाना किया था। ताहम इसराइली बमबारी की वजह से वो जहाज़ गज़ा नहीं पहुँच सका था। इस जहाज़ में सवार रज़ाकारों के मुताबिक ये मिशन सिर्फ इमदाद देकर नहीं जा रहा, बल्कि एक अलामती कदम है जिससे आलमी बरादरी को ये पैगाम दिया जा रहा है कि गज़ा की नाकाबंदी गैर इंसानी है और इसे फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। BBC ने जहाज़ में सवार मारूफ स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का इंटरव्यू किया। हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है। मैं ये सब देखकर अपनी हर मुमकिन कोशिश किए बगैर खामोश नहीं बैठ सकती। ये बोट मैडलिन फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन का हिस्सा है जो 2008 से कश्तियों के ज़रिए गज़ा में इमदाद भेजने की कोशिश कर रही है ताकि मुहासरे को ख़त्म करके इंसानी हमदर्दी की राहदारी कायम की जा सके। माहौलियाती तब्दीली की नामवर कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, जिनका ताल्लुक स्वीडन से है, एक कश्ती में सवार होकर गज़ा में इमदाद लेकर जा रही हैं। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन की इस कश्ती में दुनिया भर से 12 कारकुनान शामिल हैं। ये उस वाक़े के 1 महीने बाद है जब हमारी पिछली कश्ती जिसने ये कोशिश की थी उस पर 2 मरतबा बमबारी कर दी गई थी। हमने ये फैसला किया कि हमें अपना काम जारी रखना है और जैसा मैंने कहा कि बैठे रहना और कुछ न करना काबिल कबूल नहीं है। जब नाइंसाफ़ी हो रही हो तो हम सबकी जिम्मेदारी होती है। हमें ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी हुकूमतें, इदारे और कंपनीज जिन्हें ये काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। जब हम लोगों की अमवात को महज नंबर्स में गिन रहे हैं, हम वालिदैन की अपने बच्चों को दफनाते हुए वीडियोस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों को जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है, हम बेशक इस सब से मुतासिर न हों और खुद गर्ज हों, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी दुनिया हमारे लिए खड़ी होगी जब हमें उसकी ज़रूरत होगी? आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।